Hello, class 10th. We are continuing the lesson, the making of a global world. See in this figure, you can see migrant agricultural workers' family homeless and hungry during the Great Depression. So, in the last video, I had told you about the Great Depression, which was felt across the world. Now, the Great Depression, ये कब हुआ था? Began in 1929 and lasted till mid of 1930s. करीब 1935 से ये सब सही होने लगा था, बैक टू नॉर्मल आने लगा था. एंड टुडे वी विल टेक द टॉपिक इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, कि आखिर इंडिया में इस ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर पड़ा. तो देखो, इंडिया जबकि एक वेस्टर्न कंट्री नहीं थी, एक कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूएस और यूरोप पे पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन का, बट इट्स ट्रेमर्स, मतलब उसकी कंपन जो है वो पूरे दुनिया में महसूस हुई. सभी की लाइफ्स अफेक्ट हुई, इकोनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़. ठीक है. और हम लोगों ने लास्ट फ्यू लेसन्स में देखा है कि कॉलोनियल इंडिया जो है अब एक्सपोर्टर हो गई थी एग्रीकल्चरल गुड्स की और इम्पोर्टर हो गई थी मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन डिप्रेशन से इंडियन ट्रेड तुरंत इफेक्ट हुआ. कैसे इफेक्ट हुआ? जो इम्पोर्ट्स थे वो हमारे दे हाफ बिटवीन 1928 एंड 1934 एज द इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश. इंटरनेशनल लेवल पे भी प्राइसेस क्रैश हुए, तो इंडिया में भी प्राइसेस बहुत हर चीज़ के कम होने लगे. वीट की प्राइसेस करीब 50% गिर गई. इसीलिए हमारे पेजेंट्स और फार्मर्स दे सफ़र्ड मोर दैन द अर्बन ड्वेलर्स. अर्बन ड्वेलर्स में क्या था, उन्होंने कहीं रेंट से पैसा कमा लिया, कहीं उनको सैलरी मिलती रही. लेकिन जब एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरे तो हमारे जो पेजेंट्स और फार्मर्स थे ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए. लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट बिल्कुल दे रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स. पेजेंट प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वो वर्स्टेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल थे वो रॉ जूट ग्रो करते थे और फिर प्रोसेस होता था फैक्ट्रीज़ में, फिर एक्सपोर्ट होता था गनी बैग्स के फॉर्म में. पर जो गनी बैग्स का एक्सपोर्ट है वो कोलैप्स हो गया. कोलैप्स हुआ, प्राइस ऑफ जूट क्रैश्ड मोर दैन 60%. जो पेजेंट्स ने बोरो किया था इन होप ऑफ बेटर टाइम्स, ताकि वो अपना आउटपुट इंक्रीज़ करें फॉर इन होप ऑफ हायर इनकम्स, वो उनको बिल्कुल लो प्राइस पे बेचना पड़ रहा था. मतलब वो और डीपर डेप्थ में फंस गए. अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में जो इंडियन पेजेंट्स की इंडेप्टनेस थी, मतलब कर्जदारी थी, वो बढ़ गई. दे यूज्ड अप, उन्होंने इस मुश्किल समय में अपनी सेविंग्स यूज़ कर ली, अपने लैंड को गिरवी रख दिया, जो भी ज्वेलरी थी, प्रेशियस मेटल्स थे, सब बेचे ताकि उनके एक्सपेंसेस मीट हो सके. इन दिस डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल्स. अब तक वो रॉ कॉटन, वीट, इन सब का एक्सपोर्टर था, लेकिन अब प्रेशियस मेटल्स का, नोटेबली गोल्ड. और इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केनीज का मानना है कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी हुई थी. सर्टेनली ब्रिटेन की हुई रिकवरी और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी हुई थी, लेकिन हमारे रूरल इंडिया की नहीं. और इसी समय नहीं हुई रिकवरी कोई भी. और इसी समय जब डिप्रेशन हाइट पे था तभी हमारे यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल पड़ा, और इसीलिए बहुत लोग इसका साथ नहीं देख पाए. क्यों? क्योंकि फॉलिंग प्राइसेस से हमारा जो रूरल इंडिया था वो वर्स्ट हिट हुआ था. जबकि अर्बन इंडिया में क्या था, अर्बन इंडिया में फिक्स्ड इनकम्स थी. जैसे टाउन ड्वेलिंग के लैंड ओनर्स थे, उनको रेंट मिलता था. मिडिल क्लास को सैलरी मिलती रहती थी, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे. ठीक है. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन. गवर्नमेंट ने टैरिफ प्रोटेक्शन दिया टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन. अब क्या हुआ? रीबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर एरा. ठीक है. रीबिल्डिंग, अब ये इकोनॉमी रीबिल्ड कैसे हुई? पोस्ट वॉर एरा. पोस्ट वॉर एरा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक हो गया, है ना. सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया और
केवल 2 ही डिकेड्स के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 2 ही डिकेड्स के बाद, मतलब ये 1939 में ब्रेक हुआ और 1945 तक। इसमें ये भी 2 मेन ग्रुप्स थे, एक थे एक्सेस पावर्स, दूसरे थे एलाइज। एक्सेस पावर्स में कौन था? नाज़ी जर्मनी, जापान, इटली। एलाइज में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएस। इन ये जो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चंस हैं, नोट देम डाउन समवेयर, ताकि आपको ये वेरी शॉर्ट लर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन से 2 ग्रुप्स थे बड़े बड़े? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 कौन से ग्रुप्स थे? कौन कौन एक ग्रुप में था? सब यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। इट वाज अ वॉर, ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसा वॉर था जो 6 साल तक चला और सभी फ्रंट्स पे, लैंड, सी एंड एयर। और इसमें जो मिलिट्री थी उसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसमें सिविलियंस सबसे ज़्यादा मरे। वंस डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज इनॉर्मस, एट लीस्ट 60 मिलियन पीपल, अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड्स 1939 इन 1939 पॉपुलेशन, है ना, वो they were killed directly or indirectly. Millions more were injured. और जैसे और wars हुए थे उनकी तरह से नहीं, battlefields में ही युद्ध हुआ ऐसा नहीं। More civilians than soldiers died from war related causes. Vast parts of Europe and Asia were devastated, मतलब वो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुए। Several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. तो इस वॉर ने क्या हुआ? इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। तो अब रिकन्स्ट्रक्शन होना था इसी इकोनॉमी का। 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस, 2 बहुत ज़्यादा असर पड़ा रिकन्स्ट्रक्शन पे, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन। सबसे पहला क्या था? यूएस एक डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर बन के उभरा वेस्टर्न वर्ल्ड में। और दूसरा क्या था? सेकेंड जो, तो ये 1 था और ये 2 था, कि सोवियत यूनियन भी डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि उसने वर्ल्ड को, क्योंकि उसने ह्यूज सेक्रीफाइस की थी, डिफीट किया था नाज़ी जर्मनी को और अपने को एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से ट्रांसफॉर्म कर लिया था इनटू अ वर्ल्ड पावर। ठीक है। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड्स। अब इस समय ब्रेटन वुड्स नाम के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिशियंस ड्रू 2 की लेसन, 2 उन्होंने लेसन सीखे पॉलिटिशियन और इकोनॉमिक्स ने। पहला क्या? कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन, कि सिर्फ मास प्रोडक्शन ही नहीं होएगा। अगर मास प्रोडक्शन होना है तो मास कंजम्पशन भी होएगा। अगर मास कंजम्पशन होना है तो क्या चाहिए? हाई एंड स्टेबल इनकम्स चाहिए। हाई स्टेबल इनकम्स के लिए क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। और जो मार्केट्स हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को स्टेप करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी केवल कैसे आ सकती थी? थ्रू इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा लेसन क्या पढ़ा पूरे दुनिया ने? कि किसी के भी इकोनॉमिक, एक कंट्री की इकोनॉमिक लिंक जो है आउटसाइड वर्ल्ड से जुड़ी होती है ना। मतलब इकोनॉमिक लिंक्स जो हैं आउटसाइड वर्ल्ड से होते हैं। गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट के पास पावर हो टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। तो गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए टू कंट्रोल गुड्स, पावर टू कंट्रोल गुड, पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, पावर, कैपिटल एंड लेबर। दस इन ब्रीफली क्या एम था पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का? क्या एम था? टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक। तो अब इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। अब इस ब्रेटन वुड्स को, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इस बार 2020 में यूपी बोर्ड में आया था ये सवाल, लॉन्ग में आंसर आया है, क्वेश्चन आया है। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ने क्या इस्टेब्लिश किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, 2 और वर्ल्ड बैंक। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ये दोनों ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, है ना। समटाइम्स ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहलाते हैं। और पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम अक्सर क्या कहा जाता है कि पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ठीक है। अब IMF और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ऑपरेशंस 1947 में शुरू करे। ठीक है। इससे जो है
डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस इज़ कंट्रोल्ड बाय वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। तो इसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स कंट्रोल करते थे। और यूएस के पास तो राइट ऑफ वीटो था, है ना, ओवर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजंस। तो ये जो था मेनली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम। अब ये देखो, ये हो गई डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन हो गई? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है? इज़ अ सिस्टम लिंकिंग करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है। अब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। ठीक है। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी वाज पेग टू डॉलर एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। डॉलर इटसेल्फ जो था वो गोल्ड का प्राइस उसका फिक्स था कि 1 आउंस पर 1 आउंस गोल्ड जो है $35 का होगा। ठीक है। अर्ली पोस्ट वॉर पीरियड मतलब वॉर के बाद जो कुछ साल गुजरे उसमें उसकी बात बताई जा रही है इकोनॉमी की। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो उससे ट्रेड और इनकम्स किसकी बढ़ी? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस की और जापान की। किसकी किसकी बढ़ी? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान की। वर्ल्ड ट्रेड जो है 8% एनुअली ग्रो करी फ्रॉम 1950 टू 1970। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है। और इन डिकेड्स में 1950 टू 1970 सॉ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज। डेवलपिंग कंट्रीज़ भी चाहते थे कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को कैचअप कर लें, इसलिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वास्ट अमाउंट्स ऑफ कैपिटल लगाया, इंपोर्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इक्विपमेंट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब वो ऐसा पीरियड था कि 1945 की से 1950 की दुनिया में जो भी कंट्रीज़ कॉलोनाइज थे वो अपनी इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 2 decades most of the colonies in Asia and Africa emerged as free independent nations. They were however over, लेकिन इंडिपेंडेंट हो गए लेकिन वहाँ बहुत ज़बरदस्त पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। देयर इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़ वर हैंडीकैप। क्यों हो गया लैक ऑफ रिसोर्सेज? क्योंकि बहुत समय तक वो कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, इसीलिए वहाँ पॉवर्टी लैक ऑफ रिसोर्सेज। IMF और वर्ल्ड बैंक कैसे डिज़ाइन थी? टू मीट द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नहीं थे। They were not equipped to cope with the challenges of poverty and lack of development in former colonies. But Europe and Japan rapidly rebuilt their economies and grew less independent on IMF and World Bank. इसलिए अब वो लेस डिपेंडेंट हो गए IMF और वर्ल्ड बैंक में, इसलिए ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन ने अपना ध्यान डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर लगाना शुरू किया। तो many of the less developed nations of the world had been part of Western empires as colonies. Now, ironically, new independent countries facing urgent pressures to lift their population out of poverty. तो सभी चाह रहे थे कि हमारी पॉवर्टी से हम बाहर आए, है ना, और चाह रहे थे इंटरनेशनल एजेंसीज का गाइडेंस। ठीक है। इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन फॉर्मर colonial powers still control vital resources such as minerals and land in many of their former colonies. Large corporations of powerful countries, for example US, also managed to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply. At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth of Western economies. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ की फास्ट ग्रोथ से इकोनॉमी की। देवो दे ऑर्गेनाइज, इसीलिए उन्होंने अपने आप को G77 में ऑर्गेनाइज किया, है ना, ग्रुप ऑफ 77 G7 टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इसको क्या कहते हैं? नियो, है ना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या नियो, है ना। इससे क्या होता? अ सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, fair prices for raw materials and better access for the manufactured goods in developed country market. तो ये हो गया आंसर G77 का, या what was the aim of NEO, what was the aim of G77। ठीक है। अब देखो एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन कि ब्रेटन वुड्स ख़त्म किया गया और ग्लोबलाइजेशन शुरू किया गया। तो
कैसे हुआ? अब देखो, ये जो स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, क्या हुआ? राइजिंग कॉस्ट, है ना, जो यूएस अपना समुद्र पार या ओवरसीज़ फाइनेंस करता था, तो वो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ने लगी। यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस इन प्रिंसिपल करेंसी, मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स अब नहीं रह पाए। कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, तभी इंट्रोड्यूस हुआ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, मिड 70s में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इम्पॉर्टेंट वेज। अर्लियर, अब पहले क्या देखा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं could turn to international institutions for loan and development, but now they were forced to borrow. अब उनको they were forced to borrow from western commercial banks and private lending institutions. इससे क्या हुआ? पीरियोडिक डेब्ट क्राइसिस बढ़ गई, है ना, and lower incomes increased poverty, especially in Africa and Latin America. Industrial world was also hit by unemployment that began rising from 1970 and remained high until 1990s. From 1970s, MNCs ने अपना ध्यान जो है लो वेज एशियन कंट्रीज़ की तरफ लगाना शुरू किया। उसी समय चाइना जो था, जो पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकनॉमी समय से कट ऑफ हो गया था पूरी दुनिया से, उसने जो है वहाँ एक रिवोल्यूशन आया। इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, Soviet style communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of world economy. क्या हुआ कि नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चाइना में, और साथ में उसी के साथ कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ। तो इससे ईस्टर्न यूरोप की बहुत सी कंट्रीज जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के घेरे में आ गई। अब MNCs ने अपना सेटअप करना शुरू किया, कैप्चर करना शुरू किया वर्ल्ड मार्केट को। ठीक है, वेजेस यहाँ चाइना में, इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कम थे, इसीलिए ये अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस बन गई फॉर द फॉरेन MNCs फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसीलिए यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, टॉयज़ वो ज़्यादा करके चाइना के बने आते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी, है ना, most importantly its lower wages. Relocation of the industry to low wage countries stimulated trade and capital flows. जब ये relocate हो गया, क्या relocate हो गया? इंडस्ट्री कहाँ? लो वेज कंट्रीज़ में, इससे ट्रेड और कैपिटल फ्लोज का भी relocation हुआ। In the last 2 decades, world economic geography has transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation. But children, the most important thing these days हम क्या देख रहे हैं आजकल कि चाइना और इंडिया में युद्ध छिड़ गया है। चाइना जो है उसने इंडियन सोल्जर्स पे हमला किया और उसमें उनके 43 मारे गए जवान और हमारे 20। तो नाउ टेक एन ओथ और बिल्कुल कसम खा लो दैट वी डोंट हैव टू यूज़ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। सो चिल्ड्रन, वी हैव एंडेड द लेसन। ये इतना बड़ा लेसन आज ख़त्म हुआ। सो चिल्ड्रन, थैंक यू एंड prepare the question answers nicely as it is a very important lesson.